हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिमिनल जस्टिस की फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है विक्रम चंद्रा से, जो कि एक बहुत ही मशहूर जाने माने वकील हैं। सच और सही के लिए हर हालात में खड़े रहते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी पहचान है। विक्रम की एक छोटी सी फैमिली है। उसकी वाइफ का नाम अनु है और बेटी का नाम रिया है। आज वो एक केस जीता था जिससे सेलिब्रेट करने का सोचता है और वो अनु को बार बार कॉल लगाता है, लेकिन अनु उसका कॉल पिक नहीं करती। विक्रम के माँ और बहन विक्रम के पुश्तैनी घर में रहते थे, यानी कि वो विक्रम के साथ शहर में नहीं रहते थे। विक्रम दोबारा से अनु को कॉल लगाता है तो अनु बहुत घबराई होती है। उसे कुछ याद ही नहीं होता। वो विक्रम से कह देती है कि मैं सुपरमार्केट में हूँ, मगर विक्रम एक वकील है और आप जानते हो कि एक वकील सच और झूठ के बीच का फासला बहुत अच्छे से तय कर लेता है। वो अनु के इस झूठ को पहचान जाता है और उसकी हर एक हरकत पे नजर भी रखता है। शाम को जब वो घर आता है तो वो अनु के पास जाने की कोशिश करने लगता है, मगर अनु विक्रम से दूर जाने लगती है। इतने में विक्रम अनु के फोन को चेक करने लगता है। वो एक अननोन नंबर देखता है जिसको वो सेव कर लेता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि ये नंबर है किसका। शाम को डिनर के बाद विक्रम आइसक्रीम लेने के लिए बाहर निकलता है और वो पता लगा लेता है कि उसकी वाइफ उससे झूठ बोल रही है। वो आज सुपरमार्केट नहीं गई थी। घर पर उसकी बेटी रिया की दोस्त रिद्धि भी आई हुई थी। अब वो जब रिद्धि को घर ड्रॉप करने जाता है तो विक्रम को ये फाइनली पता चल जाता है कि उसकी बीवी आखिर में गई कहाँ थी और वो विक्रम से क्या छुपा रही है। रात में वो बेड पे अनु के पास आता है और अनु के कान में कहता है कि मुझे सारा सच पता है कि तुम कहाँ गई थी। अनु ये सुन के बहुत बुरी तरह घबरा जाती है और विक्रम एकदम गुस्से में आ जाता है। विक्रम उसे नीचे से क्रीम लाने को बोलता है। अब वो ऊपर आती है तो विक्रम और उसकी वाइफ दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, जो कि रिया अपनी आंखों से देख लेती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। वो अपने रूम में वापस चली जाती है। इतने में होता क्या है कि अनु विक्रम के पेट में चाकू घोंप देती है और वहाँ से चली जाती है फौरन। रिया दोबारा से वापस आती है और अपने बाप को मरा हुआ देख के एकदम से घबरा जाती है और तुरंत अपनी दादी को कॉल लगाती है। वो घबराहट के मारे अपने दादी को बताती है कि मम्मी ने पापा का मर्डर कर दिया है और मम्मी कहीं चली गई है। वो विक्रम के पेट से चाकू निकाल लेती है और बहुत बुरी तरह डर के मारे रोने लगती है। जैसे ही रिया चाकू अपने बाप के पेट से निकालती है, इतने में पुलिस आ जाती है। वहाँ पे पुलिस रिया को पुलिस स्टेशन लेके आती है। रिया की सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले चाइल्ड वेलफेयर से एक लेडी को बुलाते हैं। अब विक्रम को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। 1 घंटे बाद अनु हॉस्पिटल आती है विक्रम के पास और जोर जोर से रोने लगती है और सॉरी बोल के ये कहती है कि जो भी हुआ वो गलती से हुआ, मैंने जानबूझ के नहीं किया। पुलिस वाले अनु को पुलिस स्टेशन में ले आते हैं। अनु की मानसिक स्थिति को भांपते हुए इंस्पेक्टर हर्ष उससे स्टेटमेंट ले लेते हैं। अनु बहुत बुरी तरह घबराई होती है। उसकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है उस समय और इंस्पेक्टर हर्ष इसी का फायदा उठा लेता है। वो बार बार कहती है कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहती है, लेकिन इंस्पेक्टर हर्ष मानता नहीं है। वो उससे कहता है कि पहले तुम हमें स्टेटमेंट लिख के दो। अगर तुमने ये नहीं लिखा कि तुमने अपने पति का मर्डर किया है तो हम तुम्हारी बेटी रिया को फंसा देंगे। अनु मजबूर होके स्टेटमेंट लिख देती है। विक्रम चंद्रा बहुत बड़ा वकील था, तो कोई और वकील इस केस को लेने की सोच भी नहीं सकता था। बहुत मुश्किल हो रही थी कि ये केस आखिर लड़ेगा कौन। सीनियर इंस्पेक्टर रघु को लगता है कि कोई न कोई ऐसा सच है जो छुपा हुआ है और वो सामने नहीं आ रहा है। कहानी में एंट्री होती है माधव की। माधव की आज शादी हुई है और उसकी सुहाग रात है। वो सुहाग रात मनाने जा ही रहा होता है कि इंस्पेक्टर का कॉल आ जाता है उसके पास और उसे वो बताते हैं कि किसका केस है और तुम्हें ये लड़ना है, तू आ रहा है क्या। अब माधव की लाइफ का ये पहला केस था, क्योंकि इससे पहले उसे कभी कोई केस मिला ही नहीं था। वो एक्साइटमेंट के मारे फटाफट अपनी बीवी और माँ को छोड़ के बॉम्बे आ जाता है केस लड़ने के लिए। उधर विक्रम की माँ चाल चलती है। वो अपने बेटे का केस दे देती है मंदिरा नाम की एक औरत को, जो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, और वो अपनी बेटी को और पोती को भी अपनी बातों की जाल में फंसा के अपनी तरफ कर लेती है। मंदिरा एक तो जानी मानी वकील होती है। केस की असली शुरुआत हो जाती है। माधव आता है अनु से मिलने के लिए जेल में। अब वो अनु से पूछता है कि कल रात को हुआ क्या था। अनु इतना परेशान और डिप्रेशन में होती है कि वो बता ही नहीं पा रही होती कि हुआ क्या था आखिर। माधव उससे कहता है कि आपको कोर्ट में बस इतना बोलना है कि आप गिल्टी नहीं हैं, लेकिन अनु को उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बार बार यही बोले जा रही थी कि सिर्फ मुझे अपनी एक बेटी से मिलना है, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। अब दूसरे दिन कोर्ट में अनु सबके सामने ये बोल देती है कि वो गिल्टी है और उसने जो भी किया है वो पूरे होश और आवाज में किया है। पुलिस को भी अनु के खिलाफ एक के बाद एक सारे सबूत मिलते चले गए थे, जिसके कारण वो दोषी करार दे दी जाती है।
इसी दौरान मंदिरा और माधव आमने सामने आते हैं क्योंकि ये ओपन एंड शट केस था। कोई एक बात तो ऐसी थी जो छुप रही थी। अन्नू को रिमांड में भेज दिया जाता है और जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात जानने के बाद कोर्ट उसे एक स्पेशल जेल में भेज देती है जहाँ पे अन्नू सही से रह पाए और अपने बच्चे की भी देख रेख कर सके जो उसके पेट में पल रहा था। जेल का माहौल अन्नू के मुताबिक बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। वो वहाँ भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वहाँ पे उसकी मुलाकात सुहानी नाम की एक लेडी से होती है। वो करोड़पति होती है लेकिन अपने पिता के खून करने के इल्जाम में वो इस जेल में बंद होती है। अन्नू की सास को जब ये पता चलता है कि अन्नू प्रेग्नेंट है तो वो ये कहती है कि अन्नू ने कुछ भी गलत किया है लेकिन वो बच्चा मेरे बेटे का है, इसलिए उस बच्चे को तो मैं हर हाल में प्रोटेक्ट करके ही रहूंगी। अब उधर माधव के साथ निखत नाम की एक लड़की भी आ जाती है असिस्टेंट बनके, जो इस केस में माधव की हेल्प करना शुरू कर देती है। माधव की वाइफ रत्ना भी मुंबई आ जाती है लेकिन माधव केस के चलते अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाता, जिसके बीच रत्ना और माधव की एक प्यारी सी नोक झोंक भी दिखाई गई है। उधर निखत को भी दिखाया गया है। उसके पेरेंट्स उसकी जॉब से, उसके प्रोफेशन से खुश नहीं थे। वो बार बार उस पर दबाव बना रहे थे कि तुम इस तरीके की जॉब मत करो, ये जॉब तुम छोड़ दो, लेकिन निखत अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानती है। उधर माधव की बीवी रत्ना भी एक पार्लर में नौकरी कर लेती है। इंस्पेक्टर हर्ष को शुरू से ही शक होता है अन्नू पे। जब अन्नू का बच्चा पैदा होता है, उसका एक बेटा होता है, हर्ष को बहुत ज्यादा शक हो जाता है। हो सकता है कि ये बच्चा विक्रम का ना हो, तो वो चुपके से अन्नू के बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाता है और अन्नू का जो डॉक्टर होता है साइकाइट्रिस्ट, उसका बच्चा होता है वो विक्रम का। और ये बात खुल के सबके सामने आ जाती है। वो साइकाइट्रिस्ट कोई और नहीं बल्कि रिया की फ्रेंड रिद्धि के पापा हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मोक्ष। ये बात खुलते ही अन्नू के सामने तो मुसीबतों का पहाड़ सा टूट पड़ता है। माधव और निखत दोबारा अन्नू के पास आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ, प्लीज हमें सच सच बताओ। वो अन्नू को समझाते हैं कि अगर तुम ये सच नहीं बताओगी तो हम तुम्हें कैसे बचाएंगे। अन्नू फिर भी कुछ नहीं बोलती और बार बार यही रट लगाती है कि उसे अपनी बेटी से एक बार मिलना है। यहाँ पे रिया को दिखाया जाता है जिसकी खुद की मेंटल कंडीशन अब खराब होने लगी थी। वो अपनी माँ से बहुत बुरी तरह नफरत करने लगी थी और वो ये भी कहती है अपनी दादी से कि मैं एक बार अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ और उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने पापा का खून क्यों किया। वो निकलती है अपनी माँ से मिलने के लिए, लेकिन इंस्पेक्टर हर्ष बहुत चालाक था। वो अन्नू को और रिया को नहीं मिलने देना चाहता था। वो रिया को रोक देता है और वो जानता था कि अगर ये माँ बेटी मिल गई तो अन्नू फौरन अपना स्टेटमेंट चेंज कर देगी। अब हर्ष एक इंस्पेक्टर के साथ और मंदिरा के साथ रिया के घर आ जाता है उसकी दादी के पास और उससे एक स्टेटमेंट लेने लगता है। मंदिरा के साथ जो असिस्टेंट वकील होता है उसको कुछ गड़बड़ लग रही होती है। इतने में माधव वहाँ पे आ जाता है और उन लोगों की रिकॉर्डिंग कर लेता है और फोटोग्राफ्स खींच लेता है कि कैसे रिया पे दबाव बनाया जा रहा है, जिसको वो अगले दिन कोर्ट में पेश करना चाहता था। नेक्स्ट सीन में हमको हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिया, उसकी दादी और मंदिरा हॉस्पिटल में आ रहे होते हैं। अब विक्रम मर चुका था। उसी दिन उसने दम तोड़ दिया था। अनु के ऊपर एक मुसीबत और आ गई थी। अब तो उसके ऊपर विक्रम के मर्डर का केस चलेगा। मंदिरा को जब अपने असिस्टेंट वकील की ये बात पता चलती है कि वो माधव से मिल गया था, तो वो उसे इस केस से हटा देती है और अपना केस प्रभु को दे देती है। वो बहुत बड़े लॉयर थे और आज तक उन्होंने कोई भी केस नहीं हारा था, यानी कि अब ये केस प्रभु लड़ने वाले थे। निखत और माधव को ये समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी बात है जो अनु से छुपाई चली जा रही है और बताना नहीं चाहती। उन्हें भी धीरे धीरे विक्रम के खिलाफ सबूत मिलने चालू हो जाते हैं कि विक्रम कैसे अनु को कंट्रोल किया करता था, उसे किस तरह से टॉर्चर किया करता था और परेशान किया करता था। उसने अपनी बीवी अन्नू को उनके खुद के पिता से 3 साल तक मिलने नहीं दिया था। अन्नू के पापा की हार्ट सर्जरी हुई थी, ये बात अन्नू को पता ही नहीं थी। कोर्ट केस का सीन दिखाया जाता है। प्रभु कोर्ट में पूछते हैं अनु से कि अगर ये बच्चा डॉक्टर मोक्ष का था तो तुमने ये बात सबसे क्यों छुपाई, सबको क्यों नहीं बताया। और वो ये भी कहता है कि विक्रम को तुम्हारे बारे में पता चल गया था, इसलिए तुमने और मोक्ष ने मिलकर विक्रम को मार डाला। लेकिन मोक्ष का इस मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं था, क्योंकि उस दिन वो रिया के घर आया ही नहीं था। तो मोक्ष इस केस से बाहर हो जाता है और सीधे सीधे कल्प्रिट बन जाती है अनु। फाइनली रिया को भी कोर्ट में बुलाया जाता है
है। अन्नू और रिया अब आमने सामने थे। रिया बताती है कि मेरे पापा हमेशा मम्मी की एक एक बात को सुनना और जानना चाहते थे। वो पूरे टाइम मुझे ये कहते थे कि तुम मम्मी पे नजर रखो, वो कहाँ जाती हैं, कहाँ आती हैं, किससे बात करती हैं, क्यों करती हैं, क्या करा, एक एक इन्फॉर्मेशन मैं पापा को दिया करती थी मम्मी के खिलाफ। अब ये बात भी खुल के आ जाती है कि विक्रम जानबूझ करके अन्नू को सबके सामने ये प्रिटेंड कर रहा था कि वो एक पागल है, उसको साइकाइटिस्ट की जरूरत है। उसने अन्नू की गंदी इमेज बना दी थी सोसाइटी में। माधव एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है कि अन्नू ने जब अपने हस्बैंड का मर्डर किया था उसके बाद वो 1 घंटे के लिए गायब हो गई थी, और जब वो सड़क पे आई थी तो उसने डस्टबिन में कुछ फेंका था। अब निखत अन्नू से सवाल करती है, लेकिन अन्नू तब भी चुप रहती है। फिर वो रिया से पूछती है कि तुम्हारे पापा उस रात तुम्हारी मम्मी से क्या बोल रहे थे। रिया पहले तो बोलती है आई लव यू बोल रहे थे, मैंने सुना नहीं, ये नहीं, वो नहीं। फिर लास्ट में फ्रस्ट्रेट होके वो निखत को बताती है कि मेरे पापा मम्मी से कह रहे थे कुत्ती बन। इतना बोलते ही रिया बहुत जोर जोर से रोने लगती है और अन्नू से गले लगा लेती है। अब यहाँ पे खुलते हैं असली पत्ते और सबको सारी सच्चाई पता चलती है। वो बताती है कि विक्रम उसे सेक्सुअली अब्यूज किया करता था, बहुत ज्यादा बुरी तरह टॉर्चर किया करता था। जब भी उससे कोई गलती हो जाती थी या वो झूठ बोलती थी तो उसकी सजा के तौर पे विक्रम उसे बहुत ही बुरी तरह से अब्यूज करा करता था। उस रात भी यही हुआ था। विक्रम को ये पता चल गया था कि ये बच्चा मोक्ष का है। मैं बहुत बुरी तरह डर गई थी और मुझे लग गया था कि विक्रम मेरे साथ कुछ गंदा करने वाला है। जब उसने मुझे नीचे क्रीम लेके भेजा तो मैं चाकू अपनी सेफ्टी के लिए ऊपर लेके आ गई थी, या ये कहें कि मैं खुद को खत्म करना चाहती थी। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती थी, मैं ये टॉर्चर नहीं सहना चाहती थी। वो मेरे साथ इतना गंदा काम करता था कि मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं खत्म कर लेना चाहती थी खुद को, अपने आप को, अपनी जिंदगी को। मैंने चाकू उठाया अपने आप को मारने के लिए, लेकिन मैं ये कर नहीं पाई क्योंकि मुझे यह एहसास था कि मेरे अंदर एक जान पल रही है और मैं उसे क्यों मारूं। इसलिए वो चाकू मैंने विक्रम के पेट में घोंप दिया। जज कहती है कि जो भी हुआ वो सेल्फ डिफेंस में हुआ और ये बहुत ही गंदा और घिनौना काम था जो विक्रम उसके साथ किया करता था। वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। ये एक डोमेस्टिक वायलेंस की कहानी है। अन्नू ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है। उसने खून तो किया है जो कि सही नहीं है, लेकिन जिन हालातों में किया है इसके लिए तो हम उसे दोषी नहीं ठहराएंगे। अन्नू को कोर्ट 2 साल की सजा सुनाती है, जिसमें से 12 महीने तो वो ऑलरेडी जेल में काट चुकी थी। अन्नू 1 साल के लिए जेल चली जाती है और जब वो जेल से बाहर आती है रिया की माँ खुश हो जाती है बाहर आके। जब उसकी दादी को ये पता चलता है कि मेरा बेटा मेरी बहू के साथ इतना गलत काम करता था तो वो अन्नू को एक्सेप्ट कर लेती है। वो अन्नू से जेल में मिलने आती है रिया के साथ। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और एंड में वो अपनी बहू को और उसके बच्चे को एक्सेप्ट कर लेती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।